अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए आज की कहानी का आगाज़ करते हैं। जुराइम की दुनिया बड़ी भयानक दुनिया है, लेकिन इसके किस्से पढ़ने वालों को बहुत दिलचस्प मालूम होते हैं। तो आइए एक बार फिर जुराइम की दुनिया में चलते हैं। वो मौसमी बहार के इब्तिदाई दिन थे। रात के 11 बजे थाने से पैगाम मिला कि कत्ल की एक वारदात हो गई है और गश्त करने वाली पुलिस पार्टी ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। मुझे याद है कि मैं बिस्तर पर लेट चुका था और नींद से पहले वाली खुशगवार कैफियत से दो चार था। इस खबर से जी बहुत बुरा हुआ, लेकिन फ़र्ज की आवाज़ पर कान बंद नहीं किए जा सकते। मुजरिमों को थानेदार की सेहत और आराम की क्या परवाह। बहरहाल उठकर वर्दी पहनी, बीवी से जल्द आने का वादा किया और थाने पहुंच गया। जिस हवलदार ने मुलजिम को गिरफ्तार किया था वो बहुत खुश था। उसने मुझे बताया कि वो मामूल के मुताबिक गश्त पर था। उसके साथ एक सिपाही भी था। गली सुनसान थी और ज़्यादातर घरों की बत्तियां बुझी हुई थीं। अचानक एक मकान के अंदर से तोड़ो पकड़ो की आवाज़ें बुलंद हुईं। साथ ही दौड़ने की आवाज़ भी सुनाई दी। हवलदार सिपाही के हमरा मकान के दरवाजे पर पहुंचा और सीटी बजाते हुए दरवाज़ा खटखटाया। इसके हाथ मारने से दरवाज़ा खुल गया। एक आदमी जो दौड़ता हुआ दरवाजे की तरफ ही आ रहा था, पुलिस को देखकर रुका और तेज़ी से अपना रास्ता तब्दील कर लिया। हवलदार इसके पीछे दौड़ा और उसे रुकने का हुक्म दिया। सहन में दरख्त उगे हुए थे। दौड़ने वाला दरख्तों की तारीकी में गायब हो गया और दूसरे ही लम्हे दीवार पर चढ़कर गली में कूद गया। हवलदार भारी जिस्म का आदमी था, इसके लिए दीवार फांदना मुश्किल था। वो वापस दरवाजे की तरफ दौड़ा और गली में पहुंचकर दौड़ने वाले को पहले वार्निंग दी, फिर फायर कर दिया। फायर का मुहर्रिक उस शख्स का शोर था मुलजिम को पहले से ताक़ुब कर रहा था। वो कह रहा था, ये कातिल है, इसे पकड़ो, इसने कत्ल कर दिया है, ये जाने न पाए। गोली मुलजिम की रान में लगी और वो वहीं ढेर हो गया। शोर और फायर की आवाज़ सुनकर पूरा मोहल्ला जाग गया। पता चला कि मुलजिम ने एक नौजवान जोड़े को, जिनकी कुछ दिन कबल ही शादी हुई थी, कत्ल कर दिया था और दोनों की लाशें बावर्ची खाने में पड़ी थीं। मर्द का नाम मुनव्वर हुसैन और उसकी बीवी का नाम मुमताज़ बेगम मालूम हुआ। उनका कोई बच्चा नहीं था। मैंने हवलदार से पूछा, मुलजिम कहाँ है? उसे हमने मरहम पट्टी के लिए अस्पताल भिजवाया है, हवलदार ने जवाब दिया। उसकी हालत खतरे से बाहर है। महल्ले वालों ने उसके ज़ख्म पर पट्टी बांध दी थी। उन लोगों ने इंसानी हमदर्दी का सही मुजाहरा किया था। मुजरिम को सज़ा देने का काम अदालत का है और अगर मुजरिम ज़ख्मी हो तो मरहम पट्टी उसका हक है। आजकल ऐसे मनाजिर देखने में आते हैं कि कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो लोग ड्राइवर को पकड़कर मारना शुरू कर देते हैं और मार मार कर अधमोया कर देते हैं। हालांकि हो सकता है कि कसूर उस बच्चे का हो जो अचानक सामने आ गया हो। बहरहाल हवलदार की ज़बानी सारी बात सुनने के बाद मैंने उसे साथ लिया और जाए बकुआ पर पहुंच गया। वहां एक एएसआई और चंद सिपाही पहले से मौजूद थे। मकान के बाहर खासी तादाद में लोग जमा थे और घर के अंदर से रोने पीटने की आवाज़ें आ रही थीं। एएसआई ने मुझे बताया कि इसने काफ़ी हद तक ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल कर ली थी, ताहम अभी तक लाशों को अपनी जगह से नहीं हटाया था। मकान का सहन खासा कुशादा था और बावर्ची खाना रिहायशी कमरों से काफ़ी हटकर बना हुआ था। उसका साइज़ एक दरमियाने कमरे के बराबर था। उसमें 2 दरवाजे और एक खिड़की थी। एक छोटी सी खिड़की मकान के अंदर की तरफ खुलती थी। वाज़ेह तौर पर अहले खाना के पड़ोसियों से खासे खुशगवार ताल्लुकात थे। इस वक्त खिड़की बंद थी। लाशें बमे आलाते कत्ल के बावर्ची खाने के वस्त में पड़ी थीं। आलाते कत्ल मैंने इसलिए कहा है कि कत्ल के लिए 2 चीज़ें इस्तेमाल की गई थीं। इनमें एक तो गोश्त काटने की खंजरनुमा छुरी थी और दूसरी जलाने की एक लकड़ी थी। वो 2 फीट लंबी खासी भारी लकड़ी थी। ये बात हैरत में डालने वाली थी। अगर कातिल एक था तो उसने कत्ल के लिए 2 चीज़ें क्यों इस्तेमाल की थीं? इस मुख्तसर तफसील के बाद अब मैं आपको लाशों की कैफियत बताता हूँ। औरत की लाश मर्द के नीचे पड़ी हुई थी। पूरी तरह सिर्फ जुज़वी तौर पर औरत चित लेटी हुई थी और मर्द का सर उसके नज़दीक था। औरत के जिस्म पर छुरी के 5 ज़ख्म आए थे
और उसके आसपास कसीर मिकदार में खून फैला हुआ था। खूनालूद छुरी मर्द के सर के करीब पड़ी थी। मर्द के सर पर लकड़ी से 2 चोटें मारी गई थीं और तफसील तो तिब्बी मुआयने के बाद ही पता चलनी थी। और ये लकड़ी मर्द की टांगों के पास पड़ी थी। चूंकि औरत की लाश नीचे थी, इसलिए वाज़ेह तौर पर पहले इसे कत्ल किया गया था। एएसआई, जो इस सूरत हाल पर काफ़ी गौर कर चुका था, बोला, मलिक साहब, मालूम होता कि औरत बावर्ची खाने में अकेली थी। कातिल ने पहले इसे कत्ल किया और जब चीखें सुनकर उसका शौहर यहाँ पहुँचा तो कातिल ने इसे भी कत्ल कर दिया। हाँ, ऐसा हो सकता है, मैंने कहा, लेकिन ये छुरी और लकड़ी वाला मामला समझ में नहीं आया। मैंने इस पर भी गौर किया है। कातिल औरत को कत्ल करने के बाद घात लगाए खड़ा होगा। मेरा ख्याल है कि इसने बत्ती बुझा दी होगी और इस दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया होगा। अंधेरे में छुरी के बजाय लकड़ी ज़्यादा मोहलिक हथियार साबित हो सकती है और इसकी मर्द की पुश्त पर चोटों के निशान भी इस थ्योरी की तस्दीक करते हैं। थ्योरी इसकी माकूल मालूम होती थी, लेकिन अभी बहुत सी बातें वजाहत तलब थीं। मैंने पूछा, क्या कोई चीज़ भी चोरी हुई है? अभी तक किसी चीज़ की चोरी का इंकिशाफ नहीं हुआ। घर वाले कहते हैं कि कोई चीज़ चोरी नहीं हुई। औरत के बारे में मैं चंद बातें और आपको बता दूं। उसकी उम्र 23 और 24 साल के लगभग थी। अगरचे मौत ने उसका चेहरा बिगाड़ दिया था, मगर उसके नकुश बता रहे थे कि वह एक हसीन औरत थी। बाद में मैंने उसकी तस्वीरें भी देखी थीं। वो वाकई बहुत हसीन और पुरकशिश औरत थी। उसने तलाई चूड़ियाँ और बुंदे पहन रखे थे। मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद कातिल उसकी चूड़ियाँ उतारना चाहता था। मैंने इस नुक्ता नज़र को जहन में रखकर मकतूला की कलाइयों और कानों का मुआयना किया, मगर ये बात करीने कयास मालूम नहीं हुई। कानों पर या कलाइयों पर कोई ऐसा निशान नज़र नहीं आया जिससे ये अंदाज़ा होता कि कातिल ने जेवर उतारने की कोशिश की थी। जो शख्स कत्ल का इर्तिकाब कर सकता था, वो कानों की परवाह किए बगैर बुंदे भी नोच सकता था, और चूड़ियाँ भी इतनी तंग नहीं थीं। इन्हें थोड़ी सी कोशिश से उतारा जा सकता था। इन बातों से जाहिर होता था कि कत्ल का मुहर्रिक चोरी नहीं था। मर्द, जिसका नाम मुनव्वर हुसैन था, 27-28 वर्ष का सेहतमंद और पढ़ा लिखा शख्स था। उसकी कलाई पर घड़ी बंधी हुई थी और जेब में कुछ नकदी थी, जिसकी मालियत मुझे याद नहीं रही। इस बात के बताने का मकसद यह है कि कातिल ने इसकी कीमती चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाया था, लिहाजा इस कत्ल का मुहर्रिक नई की पुरानी दुश्मनी थी। ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मैंने आला कत्ल अपनी तहवील में ले लिए और लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। अगली सुबह मुलजिम को अस्पताल से फारिग कर दिया गया। जब मैं थाने पहुंचा तो वो हवलदार के कमरे में फर्श पर बैठा था। इसे देखकर मुझे ताज्जुब हुआ। वो 23-24 साल का दुबला पतला सा नौजवान था। उसके चेहरे पर जर्दी खंडी हुई थी और वो खासा खौफजदा दिखाई देता था। हवलदार ने मुझे बताया कि इसकी हड्डी महफूज रही थी। मैं उसे देखकर हैरान हो रहा था। गुज़िश्ता रात मैंने वारदात का जो भयानक नक्शा देखा था, वो चेहरा इस वारदात से कोई भी मुताबिकत नहीं रखता था। ओए, क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उनसे? मैंने पूछा। क्यों कत्ल कर दिया तुमने उन दोनों को? उसने मेरे पैर पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा, जनाब, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। मलिक साहब, ये देखने में मिस्कीन लगता है, मगर अंदर से पक्का है। इसके ऊपर काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी। मेरा नाम मंजूर है जी। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ जी। किधर के रहने वाले हो? उसने एक करीबी इलाके का नाम लिया जो मुझे याद नहीं रहा। उसने मजीद कहा कि वो रेलवे स्टेशन जा रहा था। ये झूठ बोलता है जी, हवलदार ने कहा। आखिरी ट्रेन 9:15 बजे निकल जाती है और इसे हमने 10 बजे के बाद पकड़ा था। सारा वाक़या सच सच बताओ, मैंने कहा। तुम मुनव्वर हुसैन के घर में क्या करने गए थे? जनाब, मैं गली से गुजर रहा था, उसने जुज़बुज़ होते हुए कहा। अचानक पकड़ो पकड़ो का शोर उठा। फिर एक आदमी दौड़ता हुआ मेरे करीब से गुजर गया। इतने में राइफल चलने की आवाज़ आई और मुझे लगा जैसे जलता हुआ अंगारा मेरी रान में घुस गया हो। मैं ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा। शोर सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। एक भले आदमी ने मेरे ज़ख्म पर कपड़ा बांध दिया। फिर आपके सिपाही मुझे हॉस्पिटल ले गए। जनाब, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। आदमी वो खासा ज़हीन मालूम होता था। उसने जो किस्सा बयान किया था वो काबिल यकीन मालूम होता था, लेकिन उसका लहजा और चेहरे के तासुरात उसका साथ नहीं दे रहे थे। मैंने पूछा,
क्या वो आदमी सामने से दौड़ता हुआ आ रहा था? जी हाँ, सामने से ही आया था। तुमने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? जी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला कि क्या मामला है। उधर वो मेरे पास से गुजरा, इधर मुझे गोली लग गई। तुम उधर क्या करने गए थे? नौकरी तलाश करने आया था जी। मेरे इस्तफसार पर हवलदार ने बताया कि इसकी जेब से फूटी कौड़ी भी नहीं निकली थी, वो बिल्कुल खाली हाथ था। तुम वापस कैसे जाते? तुम्हारे पास तो किराए के भी पैसे नहीं हैं। जनाब, मेरी जेब कट गई थी, इसलिए मैं बस पर सफ़र कर सकता था। स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन निकल चुकी थी। ओए, अभी तो तुमने कहा था कि तुम कह रहे थे कि शहर की तरफ जा रहे थे, और अब कहते हो कि ट्रेन निकल चुकी थी। दोनों बातें सही हैं जी। मैं स्टेशन से शहर गया था और शहर से वापस स्टेशन जा रहा था। स्टेशन से शहर क्यों गए थे और शहर से वापस स्टेशन क्यों जा रहे थे? टोटी टुक्कर की तलाश में शहर गया था और रात गुजारने के लिए वापस स्टेशन जा रहा था। बुकिंग क्लर्क ने बताया था कि ट्रेन सुबह 4 बजे जाती है। मैंने सोचा था कि प्लेटफार्म पर थोड़ी सी नींद पूरी कर लूँगा और सुबह की ट्रेन से वापस चला जाऊँगा, मगर ये आजमाइश भी किस्मत में लिखी थी। बातें वो बड़ी समझदारी की कर रहा था। मैंने पूछा, मगर ट्रेन पर तुम किस तरह सफ़र करते? जेब तो तुम्हारी खाली है। हुजूर, ट्रेन पर तो आदमी बगैर टिकट भी सफ़र कर सकता है। पकड़ा भी जाए तो टीटी बाबू की मिन्नत समाजत कर लेता है। जेब तुम्हारी कैसे कट गई थी? मैं उधर सिनेमा की लाइन में लगा हुआ था। टिकट के पैसे मेरे हाथ में थे, बाकी पैसे जेब में थे। रश बहुत था, बंदे पर बंदा चढ़ा हुआ था। मैं टिकट लेकर अंदर चला गया। हाफ टाइम में मैंने खाना खाने का इरादा किया। जेब में हाथ डाला तो अंदर कुछ भी नहीं था। कोई शैतान का बंदा जेब खाली कर गया था। फिल्म खत्म होते ही मैंने स्टेशन की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन अभी मैं स्टेशन से दूर ही था कि ट्रेन आई और रवाना हो गई। आपको तो पता ही होगा कि इस स्टेशन पर ट्रेन 1 मिनट भी नहीं ठहरती। उन दिनों वहाँ एक सफरी सिनेमा कंपनी आई हुई थी जो शामियाने लगाकर फिल्में दिखाती थी। मैंने मंसूर अहमद के बयान को चेक करने के लिए उससे पूछा कि फिल्म कौन सी लगी हुई थी। पोस्ट थी, उसने जवाब दिया और जवाब सही था। उसके पास हर बात का जवाब मौजूद था। सवाल ये पैदा होता था कि अगर वो कातिल था तो उसका मुहर्रिक क्या था। ना तो उसने कोई चीज़ चोरी की थी और ना ही उसके पास से कुछ बरामद हुआ था। रात को तुमने खाना कहाँ से खाया था? मैंने पूछा। अस्पताल से खाया था जी, उसने जवाब दिया। अगर मुझे मालूम होता कि खाना इतनी तकलीफ के बाद मिलेगा तो मैं भूखा ही सो जाता। उस गोली पर मेरा नाम लिखा था, सो लग गई। क्या मतलब? इतनी तकलीफ से कि खाना क्या मिलेगा, क्या मतलब है तुम्हारा? जनाब, मैं तो भूखा ही वापस जा रहा था। गोली न लगती तो रात भूखा ही सोना पड़ता। मेरे दिल में ख्याल आया, हो सकता है कि वो खाने की तलाश में बावर्ची खाने में घुसा हो और इत्तेफाक से मकतूला मुमताज़ बेगम ने उसे देख लिया हो और शोर मचाने की कोशिश की हो और उसने घबराकर उसे कत्ल कर दिया हो। लेकिन बात दिल को लगती नहीं थी। वो इतनी मामूली बात पर 2 कत्ल नहीं कर सकता था। उसके लिए फरार का रास्ता खुला था। वो मुमताज़ बेगम को देखकर भाग सकता था या उसे अपनी मजबूरी बता सकता था। उधर हवलदार को पूरा यकीन था कि उसने जिस शख्स को भागते देखा था वो मंजूर ही था। अगरचे उसने उसकी शक्ल नहीं देखी थी, मगर हुलिया और कद काठ हूबहू ऐसा ही था। अगर हवलदार का कयास सही था तो फिर मुलजिम मंजूर अहमद नहायत ज़ैरिक और होशियार शख्स था। उसने बड़े गौर व फिक्र के बाद कत्ल का मंसूबा बनाया था। फिल्म देखना, जेब कर जाने का बहाना, ट्रेन निकल जाने का बहाना और खाने की तलाश का बहाना, सब कुछ इसके मंसूबे का हिस्सा हो सकता था। बज़ाहिर वो कमज़ोर लगता था, ताहम दुबले आदमी की ताकत का अंदाज़ा उमूमन गलत निकलता है। उसके कमज़ोर नज़र आने की एक वजह यह भी थी कि ज़ख्मी होने की वजह से उसका काफ़ी खून बह गया था। मैंने बनज़र गायर उसके लिबास और जिस्म का जायज़ा लिया। उसकी आस्तीनों पर और लिबास के ऊपरी हिस्से पर खून के धब्बे मौजूद नहीं थे। शलवार पर और कमीज़ के दामन पर जो खून के धब्बे मौजूद थे वो उसके अपने खून के धब्बे मालूम होते थे। उसकी दाहिनी हथेली पर मुझे रगड़ का निशान दिखाई दिया। मेरे इस्तफसार पर उसने जवाब दिया, जनाब, ये रगड़ गिरने की वजह से आई थी, लेकिन वो रगड़ छुरी या खुरदरी लकड़ी के इस्तेमाल की वजह से भी आ सकती थी। इस पर मेहनत करने से पहले ये मालूम करना ज़रूरी था कि वो कौन था और उसका मकतूलीन से कोई पुराना ताल्लुक़ था या नहीं। अभी कत्ल के मुहर्रिक का अंदाज़ा भी नहीं हो सका था।
अचानक मुझे एक बात याद आई। मैंने हवलदार से पूछा, रात को जो शख्स पकड़ो पकड़ो का शोर मचा रहा था और इसके पीछे भाग रहा था, वो कहाँ है? हवलदार मेरी बात सुनकर चौंका और बोला, उस आदमी का तो कुछ पता ही नहीं चला, बिल्कुल गायब ही हो गया। मुमकिन है कि गवाही देने से घबरा गया हो, मैंने कहा। लेकिन मलिक साहब, वो तो घर का आदमी था, उस मकान के अंदर था। दोबारा उसकी आवाज़ ही नहीं सुनी। उसे दौड़ते हुए देखा भी था, लेकिन फिर मैं इसके पीछे लग गया और उसका ख्याल मेरे जहन से महव हो गया। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठा हो गए थे, वो भी इनमें से हो गया, लेकिन वो आगे नहीं आया। आपका ख्याल ठीक ही मालूम होता है, वो गवाही देने से घबरा गया होगा। इस शख्स को तलाश करना बहुत ज़रूरी है। मेरा ख्याल है कि वो इस वारदात का वाहिद ऐनी गवाह है। मंसूर अहमद, जो बड़े गौर से हमारी गुफ्तगू सुन रहा था, अचानक बोल पड़ा, असल कातिल वही होगा जनाब। वही कौन? हवलदार ने सख्त लहजे में पूछा। तुम्हें क्या पता कि हम किस आदमी की बात कर रहे हैं? माफ़ी चाहता हूँ जी, उसने जल्दी से कहा। मैंने तो बस यूं ही एक अंदाज़ा लगाया था। उसकी बात में माकूलियत थी। घर का एक आदमी पकड़ो पकड़ो का शोर मचाता है, लेकिन फिर गवाही के लिए आगे नहीं आता। क्यों? क्या वो खुद ही कातिल था और उसने इस नौजवान को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की थी? मैंने फौरन टांगा मंगवाया और मुलजिम मंसूर अहमद को साथ लेकर मकतूल मुनव्वर हुसैन के घर पहुंच गया। वहां बड़ी तादाद में मर्द व ज़न ताज़ियत के लिए आए हुए थे। मेरी आमद की खबर सुनकर मकतूल का बूढ़ा बाप अकबर हुसैन बाहर आया और मुझे एक अलग कमरे में ले गया। मुलजिम को मैंने ASI की तहवील में दे दिया था और इन्हें टांगे में इंतज़ार करने के लिए कहा था। थानेदार साहब, इस वक्त हमारा घर मातम कदा बना हुआ है, अकबर हुसैन ने गुलूगीर आवाज़ में कहा। हमारे होश ठिकाने नहीं हैं। अगर आप तफ्तीश करने आए हैं तो 2-4 रोज़ के बाद आ जाएं। इस वक्त हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आह, जो होना था वो तो हो चुका। आप बिल्कुल बजा फरमाते हैं, मैंने कहा। वाकई ये वक्त बहुत भारी है। अल्लाह आपको सब्र अता करे। मैं तफ्तीश वगैरह करने नहीं आया। ये तो आपको पता ही है कि रात हमने एक आदमी को, जो आपके मकान से निकलकर भाग रहा था, गिरफ्तार किया था। वो अपना नाम मंसूर अहमद बताता है और सेहत जुर्म से इनकारी है। उसका कहना है कि वो गली से गुजर रहा था कि इसको गोली लग गई और सिपाही उसे गिरफ्तार करके ले गया। मैं इसे शनाख्त के लिए यहाँ लाया हूँ। हो सकता है कि घर के किसी फर्द ने उसे भागते हुए देखा हो। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसे अंदर बुला लूँ। वो बाहर टांगे में बैठा हुआ है। उसने गहरा सांस लिया, बोला, बुलवा लें। वैसे उम्मीद नहीं कि कोई घर का फर्द इसे पहचान सके। जब ये वाक़या पेश आया तो उस वक्त हम लोग सो रहे थे। मैंने दरवाजे में जाकर ASI को आवाज़ दी और कहा कि मुलजिम को अंदर ले आए। फिर अकबर हुसैन से कहा, जिस हवलदार ने मुलजिम पर गोली चलाई थी, उसका कहना है कि घर का कोई आदमी मुलजिम के पीछे दौड़ रहा था, जो पकड़ो पकड़ो का शोर मचा रहा था। हमें इस आदमी की गवाही चाहिए। वो भवें सुगड़कर सोचने लगा, फिर बोला, शोर तो मैंने भी सुना था, मगर मैं ये समझा था कि शोर मचाने वाला आपका आदमी था। अब आपके कहने से याद आ रहा है कि शोर सहन के अंदर से ही सुनाई दिया था, मगर वो कौन हो सकता है? गुज़िश्ता रात घर में कितने अफराद थे? मैंने पूछा। इसने गुलूगीर आवाज़ में जवाब दिया, जो 2 अल्लाह को प्यारे हो गए, उनके अलावा कुल 4 अफराद थे। मैं, मेरी घरवाली, मेरी बेटी और मेरा छोटा बेटा तनवीर। आप इन अफराद को यहाँ बुलवा लें ताकि वो भी मुलजिम को देख लें। इससे ज़्यादा मैं आपको कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा। मंसूर अहमद ASI की निगरानी में कमरे में पहुँच गया। वो ज़ख्मी होने की वजह से सहारे के बगैर नहीं चल सकता था। अकबर हुसैन अपने बीवी बच्चों को बुला लाया। रज़िया की उम्र 19-20 साल के लगभग थी। तनवीर उससे छोटा था। उसकी उम्र 13 या 14 साल के करीब मालूम होती थी। उन्होंने हमें अजनबी नज़रों से देखा और मंसूर को भी। अकबर हुसैन की मोमर बीवी, जिसकी नज़र कमज़ोर थी, देर तक मंसूर अहमद को घूरती रही। पता नहीं ये था या कोई और था, उसने कहा। कल 11-12 बजे के करीब एक आदमी मुमताज़ से मिलने आया तो था। उस वक्त मेरे दुल्हन के सिवा घर में और कोई नहीं था। सब अपने अपने कामों पर गए हुए थे। मैंने देखा मंसूर अहमद फर्श पर बैठ गया था और उसने अपना सर नीचे कर लिया था। क्या दुल्हन ने बताया नहीं कि मिलने वाला कौन था? उसने कहा था कि वो मुनव्वर का कोई दोस्त था।
बाकी अफराद ने भी मंजूर अहमद को नहीं पहचाना। मैंने उन सबको मुखातिब करके कहा, कल रात वारदात के फौरन बाद किसी आदमी ने पकड़ो पकड़ो का शोर मचाया था। इसका पता नहीं चल रहा कि वो कौन था। आप में से तो किसी ने इस आदमी को नहीं देखा? मैंने महसूस किया कि तनवीर कुछ कहना चाह रहा था लेकिन झिझक रहा था। हाँ बेटे, मैंने इसकी हौसला अफजाई की। तुमने कुछ देखा था क्या, या कुछ कहना चाहते हो? मैंने एक आदमी को साथ वाले घर में कूदते देखा था, तनवीर ने कहा। शायद वो गोली चलने की आवाज़ सुनकर घबरा गया था। पता नहीं वो कौन था। कुछ औरतें दरवाजे में खड़ी अंदर देख रही थीं। उनकी नज़रों का मरकज़ मुलजिम मंजूर अहमद था। अचानक एक औरत की हैरत में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी। हाय मैं मर जावां, उसने कहा, ये तो अपना मंजूर है। वो बोली और मुलजिम को घूरने लगी और ये कहती हुई अंदर आ गई। वे मंजूर है, ये तेरे हाथ में हथकड़ी, तू इधर कैसे? वो अधेड़ उम्र की एक खुशहाल औरत नजर आती थी। मैंने उससे पूछा, बीबी क्या आप इसको जानती हैं? लो, जानती कैसे नहीं, ये तो हमारे हाथों में पलिया है। मेरे सवालात के जवाब में उसने बताया कि वो मकतूला मुमताज़ की मुमानी थी और उसका नाम ज़ोहरा बीबी था। मुलजिम मंजूर उनके कस्बे का रहने वाला था और मुमताज़ का पड़ोसी था। खाला, मैं बेगुनाह हूँ। मंजूर ने ज़ोहरा बीबी के पैर पकड़ लिए। मुझे बचा लो, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। तुम्हें तो पता ही है कि मैं मुमताज़ को अपनी बहनों की तरह समझता था, उसकी इज्जत करता था। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैंने इसे ASI के हमरा बाहर भेज दिया। और तनवीर से पूछा, बेटे जिस आदमी को तुमने साथ वाले मकान में कूदते देखा था, उसका कद काठ कैसा था? उस बच्चे के लिए सवाल का जवाब देना आसान नहीं था। उसने कहा, कोई बड़ा सा आदमी था। वो बड़े आराम से दीवार पर चढ़ा और दूसरी तरफ गायब हो गया। उसके बाप ने कहा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? लड़का कुछ नहीं बोला। मैंने अकबर हुसैन से पूछा कि जिस मकान में आदमी कूदा था, कि इसमें कौन रहता है? इसमें कोई नए लोग आए हैं, पता नहीं किराएदार हैं या उन्होंने मकान खरीद लिया है। मर्द का नाम शब्बीर अली है। बड़ा छोटा सा कुनबा है। घर में सिर्फ 2 औरतें हैं। एक शब्बीर अली की माँ है और दूसरी शायद इसकी बीवी है। बीवी नहीं, बहन है, रज़िया ने कहा। पहले हम भी इसे बीवी ही समझे थे। शब्बीर अली की तो अभी शादी भी नहीं हुई। ये शब्बीर अली कैसा आदमी है? मैंने पूछा। हमारा इससे कोई ख़ास वास्ता नहीं पड़ा। देखने में तो अच्छा ही लगता है। हमारे साथ इसकी कभी कोई ऊंच नीच नहीं हुई। बाकी अंदर का हाल अल्लाह बेहतर जाने। और काम क्या करता है, मुझे ये भी मालूम नहीं है। अकबर साहब, एक बात और पूछना चाहता हूँ। आपकी या आपके बेटे की किसी से दुश्मनी तो नहीं थी? उसने नफ़ी में सर हिलाया और बोला, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही हमें किसी पर शुबा है। हो सकता है कि आपकी बहू कोई दुश्मनी साथ लाई हो। मैंने ख्याल जाहिर किया। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? हमें अपनी बहू से कोई शिकायत नहीं थी, अकबर हुसैन की बीवी ने कहा। बड़ी सुघड़ और शरीफ लड़की थी। उसने कभी किसी दुश्मनी की बात नहीं की थी। मैंने इस वक्त ज़्यादा सवालात करना मुनासिब नहीं समझा और वापस आ गया। इसके बाद मैं मकतूल मुनव्वर हुसैन के चंद दोस्तों से मिला। मुनव्वर हुसैन एक सरकारी महकमे में काम करता था। उसकी उम्र 28 साल के करीब थी। उसके दोस्तों ने बताया कि मुनव्वर दिलेर और गैरतमंद आदमी था। उसने कभी किसी के साथ बुराई नहीं की थी, ताहम वो अपनी इज्जत के मामले में बहुत हसास था। बेइज्जती या गाली बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इस दौरान मैंने मुनव्वर हुसैन के चंद पड़ोसियों से भी बात की। सबने वही बातें बताई जो मैं पहले बता चुका था और सुन चुका था। लेकिन जब मैंने शब्बीर अली का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से कोई मर्द बाहर नहीं आया। दस्तक के जवाब में एक सेहतमंद और खुश शक्ल औरत ने दरवाज़ा खोला। उसकी उम्र 25 और 30 साल के दरमियान थी। उसके लबो लहजे से अंदाज़ा होता था कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। उसका नाम बाद में फातिमा मालूम हुआ। उसने मेरे इस्तफसार पर कहा, शब्बीर घर पर नहीं है जी, आप 2-4 दिन में आकर पता करें। क्या वो शहर से बाहर गया हुआ है? शहर से बाहर न गया हुआ होता तो मैं आपको 2-4 दिन बाद आने को क्यों कहती? मैंने पूछा। इसे गए हुए कितने दिन हुए हैं? वो जी परसों गया था। बीवी, तुम्हारे पड़ोसी ने बताया है कि कल रात एक आदमी दरमियानी दीवार फांद कर तुम्हारे घर में घुसा था। तुमने किसी को देखा तो नहीं? हमने किसी को नहीं देखा जी। हमारे घर में किसी को घुसने की क्या ज़रूरत थी? हम ऐसे चक्करों में नहीं पड़ते। तुम्हारा भाई क्या काम करता है? गल्ले का काम करता है, उसने जवाब दिया।
अगर आप इतनी लंबी चौड़ी बातें क्यों पूछ रहे हैं? तुम्हारे पड़ोस में एक मियाँ बीवी कत्ल हो गए हैं, मैं उनके कत्ल की तफ्तीश कर रहा हूँ। तो फिर हम क्या करें? हमने उनको कत्ल किया है। बीवी, पूछना तो पड़ता है। मैंने सुना है कि तुम लोग यहाँ नए आए हो, इससे पहले कहाँ रहते थे? और जाओ जी, अपना काम करो, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। वो बिगड़कर बोली। आप किसी और का दरवाज़ा खटखटाओ, अकेली औरत देखकर पीछा ही नहीं छोड़ रहे। बात ख़त्म करते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने आसपास के लोगों से शब्बीर अली के बारे में पूछगछ की, मगर कुछ मालूम न हो सका। वो शख्स वहाँ नया आया था और बहुत कम घर से बाहर निकलता था। महल्ले में किसी से उसका मेलजोल नहीं था। चंद लोगों ने कहा कि वो शक्ल और सूरत से अच्छा आदमी नहीं लगता। मैंने एक एएसआई को शख्स की छानबीन पर मामूर कर दिया और एक हवलदार को मंजूर अहमद के कस्बे रवाना कर दिया। ये बात जानने के बाद कि मंजूर अहमद मकतूला मुमताज़ का पड़ोसी था, मेरे जहन में इसकी पोजीशन खासी मशकूक हो गई थी। वाज़े तौर पर वो बहुत कुछ छुपा रहा था। शाम के वक्त मंजूर का बाप 2 रिश्तेदारों के हमरा थाने पहुंच गया। वो बूढ़ा आदमी था और उसका नाम चिराग दीन था। मलिक साहब, मैं अपने बेटे को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। ये कार्रवाई उसने नहीं की। हमारा पूरा महल्ला इसकी शराफत की गवाही दे सकता है। मैं ज़मानती साथ लेकर आया हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मेरे बेटे को रिहा कर दें। इसकी माँ और बहनों की हालत बहुत ख़राब है। जब से इसके ज़ख्मी होने की खबर मिली है, तब से इसकी माँ ने कुछ नहीं खाया। चिराग दीन, तुम्हारा बेटा मौके से फरार होते हुए गिरफ्तार किया गया है, मैंने कहा। दूसरी बात यह है कि इसने बहुत ही गलत बयानी से काम लिया है। जब तक हमारी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो जाती, हम इसे छोड़ नहीं सकते। हर बाप अपने बेटे को शरीफ और बेगुनाह समझता है। जनाब, आप इससे मेरे सामने पूछगछ करें। मेरे सामने वो कोई बात नहीं कर छुपा सकता। मुझे ख्याल आया, हो सकता है कि मंजूर अकेला न हो। कोई अजब नहीं कि जिस शख्स को तनवीर ने दीवार फांदते देखा था वो मंजूर का साथी हो और असल काम उसी ने किया हो। चिराग दीन, तुम्हारे बेटे से तो मैं बाद में सवाल जवाब करूंगा। पहले तुम ये बताओ कि मंजूर के साथ जो शख्स यहाँ आया था उसका क्या नाम है? उसने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा कि सच पूछे तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है। ये आजकल नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरता है। मुझे नहीं पता कि ये इधर कब आया या इसके साथ कोई साथ भी था। अगर इसके साथ कोई साथ भी था तो उसका पता चल जाएगा। ये बात छुपी हुई नहीं रह सकती। एक और अंदाज़ा लगाया और उससे पूछा, मैंने सुना है कि तुम लोगों ने मंजूर के लिए मुमताज़ का रिश्ता मांगा था। उसने कदरे तामुल करते हुए कहा, आपने सच सुना है। रिश्ता हमने ज़रूर मांगा था, मगर कोई हीर रांझे वाला मामला नहीं था। घरवाली को लड़की पसंद थी, वही एक दफ़ा रिश्ता मांगने गई थी। लड़की वालों ने कहा कि वो लोग किसी को ज़बान दे चुके हैं, इसलिए हम दोबारा नहीं गए। वैसे हमारे उन लोगों से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। मैंने इसे बाहर भेज दिया और मंजूर को अपने कमरे में बुलाया। वो एक सिपाही के सहारे चलता हुआ कमरे में आया और कुर्सी के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। मैंने देखा जख्म की वजह से उसका पैर सूज गया था और वो सही से खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसके चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ रही थीं। जनाब, अगर इजाज़त हो तो नीचे बैठ जाऊं, उसने कहा। मेरे खड़े होने से टांग में तकलीफ़ होती है। देखने में वो बहुत सीधा नज़र आता था। मैंने उसे कुर्सी पर बैठने की इजाज़त दे दी। वो कुर्सी पर बैठ गया। मंजूर अहमद, तुम्हारा बाप बाहर आया बैठा है, मैंने कहा। उसकी ज़बानी मुझे सारी बातें मालूम हो गई हैं। सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथी का क्या नाम है और उसका ठिकाना कहाँ है? जनाब, मेरा कोई साथी नहीं है, मैं अकेला ही था। मुझे एक वाकिफ़कार ने बताया कि तुम मुमताज़ से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। उसने आजिज़ी से कहा, हुजूर, मोहब्बत तो नहीं थी, लेकिन पसंद ज़रूर करता था। मेरी माँ रिश्ता मांगने गई थी पर बात नहीं बनी। तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैंने उसे डांट कर पूछा। हुजूर, डर की वजह से नहीं बताई।